तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, YouTube चैनल पर नियंत्रण करते करते मुझे हर रोज ये बात पता चलती है कि आप लोगों में से यानी कि मेरे दर्शक में से कई लोग भविष्य में या फिर बहुत कम टाइम में कोरिया आने का सपना देखते हैं और फिर कुछ लोग कोरिया आने के विस्तार योजना भी बना रहे हैं। चाहे मकसद कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल के लिए भी आना हो सकता है या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गई यानी कि यहाँ पे पढ़ाई करने का उनको मौका मिल गया, उसलिए आने वाले लोग भी हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अपने कैरियर यानी कि अपनी नौकरी बनाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसे शीर्षक पढ़कर आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन कुछ भारतीय लोग जो होते हैं ना, कोरिया आने से पहले या फिर कोरिया आने के बाद इस तरह के गलती कर देते हैं। गलती जरूर कुछ न कुछ एक गलती करते ही हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज के इस चलचित्र में मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट और सारे प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को कोरिया आने के पश्चात दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। पहली गलती है जो कुछ भारत के लोग कोरिया आने के बाद करते हैं, वो ये है कि डॉलर लेकर नहीं आते। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लोग पहली बार विदेश जा रहे हैं, मतलब मेरे साथ भी एक बार ऐसी गलती हुई है और फिर मैंने अपने एक दोस्त को भी इस तरह की गलती करते हुए देखा है कि उनको लगता है कि उनकी जो करेंसी होती है ना, यानी कि जैसे भारत में भारतीय रूपी चलता है और कोरिया में कोरियाई वॉन चलते हैं और जापान में येन चलता है, अपने देश की करेंसी विदेश में भी चल जाएंगे। अगर नहीं चले तो कम से कम बैंक में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन उनकी ये सोच होती है ना, एक्चुअली बहुत गलत सोच होती है। एक्चुअली क्या होता है कि भारतीय रूपी को अगर आप सीधे कोरिया में लेकर आते हो तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सचेंज करने वाले बैंक तो आपको मुश्किल से ही मिलेंगे। और खास करके 2016 के उस नोटबंदी के बाद कोरिया के बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारे नहीं लगभग सारे बैंकों ने भारतीय रूपी को कोरियन वॉन में एक्सचेंज करना ही छोड़ दिया है। और कई लोग तो अपने क्रेडिट कार्ड पर इतना ज्यादा भरोसा करके आते हैं कि कोरिया में आकर सारे के सारे कैश अपने क्रेडिट कार्ड से यानी कि अपने कार्ड्स को एटीएम में डाल के फिर निकालेंगे। एक्चुअली ये विचार भी अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि विदेश में आप किसी एटीएम में कार्ड डालते हो तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 90% के चांस में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन 10% ऐसे मामले भी होते हैं कि अगर आपने विदेश में पहली बार कार्ड डाल लिया और आपने अगर पिन भी सही एंटर कर लिया तो भी विदेश में इनवैलिड क्लिक की वजह से आपके कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। और फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व होने में ना 1 से 2 दिन, और फिर अगर आप कोरिया जैसे देश में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज के थोड़े बैरियर भी आ सकता है, इसलिए कुछ दिन का समय लग सकता है। ऐसी हालत में अगर आपके पास कोरिया के करेंसी या फिर डॉलर नहीं है तो आप कोरिया में खर्च कहां करेंगे भाई। आप जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हो ना, पहली बार जाते हो, तो सबसे पहले का काम आपका होना चाहिए कि अभी आपके पास जितने पैसे हैं उसको तुरंत डॉलर में बदलें, क्योंकि डॉलर दुनिया की एकमात्र ऐसी करेंसी है जो दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक 101% चल जाती है और उसके लोकल करेंसी में एक्सचेंज भी हो सकती है। मैंने बहुत बार अपने ऐसे दोस्तों को देखा है और कम्युनिटी पे ऐसे पोस्ट भी देखे कि मतलब कोरिया आने से पहले डॉलर एक्सचेंज करना भूल गए, या फिर उनको लगता था कि इंडियन रुपए भी शायद कोरिया में एक्सचेंज होते होंगे, इसलिए सीधे इंडियन रुपए और सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड लेकर आ गए। लेकिन कोरिया आने के पश्चात उनको इस बात की पुष्टि हो जाती कि कोरिया के किसी भी बैंक में ना भारतीय रुपए को लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करता। जाहिर सी बात है, अगर मैं कोरियन वॉन लेकर इंडिया में एक्सचेंज कर लूं ना, तो अभी तक मैं 5 बार जा चुका हूं, लेकिन कोई भी बैंक, कोई भी मनी एक्सचेंज सेंटर ऐसा नहीं मिला जो कोरियन वॉन एक्सचेंज करने के लिए राजी हो जाए। तो अगर आपका कोरिया आना फाइनल हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने पास जितने भी पैसे हैं उनको डॉलर में एक्सचेंज करना होगा, और डॉलर आप कोरिया में इजीली हमारे वॉन में यानी कि हमारे करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। और दूसरी गलती है जो कुछ भारत के निवासी कोरिया आते समय करते हैं, वो ये है कि अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लाना भूल जाते हैं, उसको इंडिया में अपने घर पर या फिर अपने कॉलेज में ही छोड़ आते हैं। देखो ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और जाहिर सी बात है कि उनके साथ ना इस तरह से प्रॉब्लम क्यों होती है, मैं इसकी वजह आपको समझाता हूं। ये लोग क्या करते हैं कि कोरिया आने से पहले जाहिर सी बात है कि आप जब किसी भी नए देश जाते हो तो बिना किसी जानकारी के नहीं जाते, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उस देश के बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही जाते हो। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी रिसर्च करके उनको यह बात पता चलती है कि कोरिया में हर काम, यानी कि मोस्टली मैं बता सकता हूं कि मोस्टली जो काम होता
है ना, जो कि भारत में अभी भी जिसके लिए कागज की जरूरत पड़ती है, वो डिजिटल होता है, यानी कि एक लैपटॉप से एक क्लिक करने से हमारा काम तुरंत हो जाता है। तो वो लोग इस बात को इतना अपने दिमाग में गांठ बांध लेते हैं, इतना गांठ बांध लेते हैं कि अपने जो जरूरी कागजात जो होने चाहिए या कम से कम उसकी कॉपी तो होनी चाहिए, उसको पूरा भारत में छोड़ आते हैं। लेकिन कोरिया पहुंचने के पश्चात ही उनको पता चल जाती है कि ये बात तो कोरियन लोगों के लिए लागू होती है ना। देखो, हमारा जन्म यहां पे हुआ है और फिर हमारे जितने भी सारे डेटाबेस है ये हमारे लैपटॉप पर, यानी कि हमारे सरकार के पास इनका डेटाबेस है। लेकिन जाहिर सी बात है किसी भारतीय नागरिक का जन्म तो यहां पे हुआ है नहीं, और अगर आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सिर्फ आपके पास आपके सामने एक लैपटॉप ही है और वो तो कागज के रूप में अगर भारत में एग्जिस्ट करता है, तो उसको लाने का कोई तरीका ही नहीं है ना। उसके पास कम से कम एक कॉपी पेस्ट तो होना चाहिए जिससे उस कागज की पुष्टि हो सके। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, यानी कि अपने कॉलेज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर इंडिया से लाना भूल जाते हैं और फिर बाद में इस तरह के पोस्टिंग करते हैं कि क्या बेंगलुरु से कोई कोरिया आ रहा है, क्या फिर दिल्ली से कोई कोरिया आ रहा है, एक्चुअली एक जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या कोई प्लीज ला सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में आप लोगों को तो पता है कि एक बात से हम सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि सामने वाला बंदा कैसा इंसान है, पता नहीं वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या कर लेगा। मतलब उस बंदे की क्या भरोसा है। मतलब आजकल आप लोगों को पता है कि समाज के नीति के चलते हम सबको इस बात पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये बात जरूर रिकमेंड करूंगा कि खास करके जो पढ़ाई करने के मकसद से कोरिया आ रहे हो ना, अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो या तो आपसे मांगे गए हैं या फिर आपको लगता है ये जरूरी हो सकते हैं, या तो अगर बहुत जरूरी है तो ओरिजिनल ला भी सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओरिजिनल लाने का मन नहीं कर रहा है ना, तो कम से कम कॉलर कॉपी पास्ट भी तो लेकर आओ। यानी कि ये भरोसा मत करके बैठो कि कोरिया में डिजिटल से सारा काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स कई काम डिजिटल से हो जाते हैं, लेकिन अगर आप भारत से आ रहे हो और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स इंडिया में रह गए और फिर आपके लैपटॉप में उसका कोई डाटा भी नहीं है, तो बाबा लैपटॉप भी आपके इस मामले में कुछ मदद नहीं कर सकता। और तीसरी गलती है जो शायद सबसे बड़ी हो सकती है, वो ज्यादातर ये लोग करते हैं जो घूमने के मकसद से कुछ दिन के लिए कोरिया आ रहे हैं, और वो ये है कि कोरिया में रहने की जगह पहले से बुकिंग नहीं करते। देखो, मैं 5 बार भारत में ट्रैवल कर चुका हूं और कोरिया में भी मैं पिछले 24 ईयर से कोरिया में रह रहा हूं, इसलिए मुझे दोनों देशों के माहौल का थोड़ा बहुत अंतर का पता है। और भारत में ज्यादातर क्या होता है ना कि अगर आप किसी नए शहर जाते हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा शहर हो, यानी कि मालदा जैसे थोड़े छोटे शहर में भी जाते हो ना, तो वहां पे 1 या 2 ऐसे स्ट्रीट आपको जरूर मिल जाएंगे जहां पे सिर्फ होटल ही होटल आपको मिलेंगे। जैसे दिल्ली के पहाड़गंज है और माल्टा के स्टेशन रोड है। लेकिन कोरिया में क्या होता है ना कि कोरिया में मतलब जैसे बड़े शहर में भी ना होटल बहुत इकट्ठे नहीं है। होटल मतलब इधर एक होटल इधर मिलेगा और दूसरा होटल उसके इतने दूर पर मिलेगा। इसलिए कई भारत के लोग यानी अपने देश के बारे में सोचकर ये सोचकर आते हैं कि मतलब इंडिया में इस पूरे स्ट्रीट में होटल वाला स्ट्रीट भी मिल जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि कोरिया में भी ऐसी स्ट्रीट होगी। मैं एक एक का कमरा देकर बार्गेनिंग करके पूरा रूम डिसाइड कर लूंगा। लेकिन उनकी ये सोच आखिरकार कोरिया आते ही बहुत गलत साबित होती है, क्योंकि आपको एक होटल से दूसरे होटल पैदल जाने में भी आपको लगभग 20 मिनट का समय लग जाएगा, और 20 मिनट के समय लगने के पश्चात भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने बुकिंग नहीं किया तो कई बार मतलब सीजन में कई रूम आपको खाली नहीं मिलेंगे, और भाषा की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि मतलब मैक्सिमम होटल में जो लोग काम करते हैं उनको शायद इंग्लिश आती होगी, लेकिन आप बुसान से भी थोड़े कम लेवल के सिटी में जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अंग्रेजी नहीं आती। इसलिए आपको लैंग्वेज का बैरियर महसूस हो सकता है। इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कोरिया घूमने आ रहे हो, यानी कि ज्यादातर कोरिया घूमने के लिए 2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते के लिए आते हैं, तो आपकी जो रहने की जगह है ना पहले से आप इंडिया से बुकिंग करके आए। कोरिया में आकर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक हो, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।